का सवाल नहीं है तो कम से कम इस शो पर तो ये बात हम ये तो जनता का सवाल है। वाजिब सवाल आपके व्यक्तिगत विषय पे तो हम डिबेट करने आए नहीं। व्यक्तिगत विषय है ही नहीं। आप कुछ खुद में कितनी बढ़िया हो और आपका चैनल कितने बढ़िया हो, हम तो आम बात कर रहे हैं। जब राजनीति के जब हम राजनीति के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं, पर मनमानी दिखेगी तो मैं आपसे सवाल करूंगी तो ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। अगर कोई ये कहेगा इस देश बार-बार ये कह रहे हैं हम न्यायालय पर हैं, आज तो कम से कम मुद्दे पर बात कर जाइए। आपके चैनल पे मतलब वो बोलना जो आपको अच्छा लगे। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। वक्फ बिल कानून तो पास हो गया, लेकिन राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म बना गया। देश के कई हिस्सों में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में माहौल तनावपूर्ण बन गया था। टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ गोदी मीडिया वक्फ मुद्दे पर भी हिंदू मुस्लिम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। राजकुमार भाटी जी, ये लाइन से तो आप भी इत्तेफाक ही रख रहे होंगे कि ये देश तो संविधान से ही चलता है, मनमानियों से चलेगा क्या ये देश? अभी भी आपके सामने खुले तौर पर कह रहे हैं रशीद साहब, हाँ भाई शाहबानो वाला पैटर्न रिपीट होगा। नहीं, इस देश संविधान से ही चलेगा और संविधान से ही चलना चाहिए और संविधान ही हमें आंदोलन करने की इजाजत देता है। संविधान के तहत ही आंदोलन होते हैं। मैंने शुरू में भी उदाहरण दिए थे कि कई बिल वापस भी हुए हैं। और देखिए, मैंने हिंदी पत्रकारिता का इतिहास भी पढ़ा है। हिंदी पत्रकारिता वैसे तो टोटली पत्रकारिता, लेकिन आमतौर पर हिंदी पत्रकारिता जन आंदोलन की पत्रकारिता रही है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में जितने बड़े नेता थे सब पत्रकार थे। वो अपने अपने अखबार निकालते थे और जितने उस समय पत्रकार थे सब स्वतंत्रता सेनानी थे। और उसके बाद भी जो किसान आंदोलन हुए, मेरठ में बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, पत्रकार रात रात भर धरने पर बैठे रहते थे और वहाँ भाषण भी देते थे और उनके समर्थन में लिखते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सबसे पहले पत्रकार सवाल उठाते हैं आंदोलन के ऊपर। ये कह देना कि हम सड़क पे उतरेंगे, हम सरकार को हिला देंगे, सरकार को घुटने पे ले आएंगे, कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। इससे जनता की ताकत पता चलती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी, बहुत फेमस पंक्तियां उनकी, कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ वह, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो जनता जिधर मुड़ती है और जन आंदोलन जिधर मुड़ते हैं। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कों पर नारे वारे लगते रहने चाहिए, इससे लोकतंत्र की मजबूती दिखाई देती है। कर लेते हैं, आज भी पत्रकार जन आंदोलन के साथ खड़ा है। हो सकता नहीं, आप तो ज्यादातर विरोध में दिखाई देते हैं, ज्यादातर तो कुछ पत्रकार खड़े हैं, सही बात है। हो सकता है कि आपके देखने का नजरिया बदल गया हो। यहाँ आंदोलन पर सवाल एक बार भी खड़ा नहीं किया। पार्लियामेंट के चैनल ने नहीं किया होगा, मैं तो कॉमन बात कर देंगे। तो मेरे चैनल पर आकर मेरी बात, प्राची जी मेरी बात सुनो, मेरे चैनल पर आकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरे पर आकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात पर है सर कि क्या ये देश मनमानियों से चलेगा? आपने खुद कहा आप शाहबानो के केस में सरकार के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ थे। आज तो वही शाहबानो वाली बात कही जा रही है ना, यानी मनमानी करेंगे हम, कुछ भी हो जाए हमारे मन मुताबिक चीजें होनी चाहिए। आपने जो प्रश्न उठाया पहले उसका थोड़ा संक्षिप्त जवाब दे। बोले। जब किसान धरने पे बैठे थे, लगभग 13 महीने वो आंदोलन चला, सर्दी गर्मी बरसात, और 700 किसान शहीद हो गए। तब कितने मैं ये नहीं कह रहा सब कह रहे थे, आप भी कह रही थी या आपका चैनल भी कह रहा था, लेकिन 90% एंकर और 90% चैनल ये कह रहे थे ये बिके हुए लोग हैं, ये असली किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये किराए के गुंडे हैं, और ये सब उनके खिलाफ बोल रहे थे। पार्टी जी, जब इसलिए मैंने पत्रकारिता पे सवाल का सवाल नहीं है तो कम से कम इस शो पर तो ये बात हम नहीं, ये तो जनता का सवाल है। तो वाजिब सवाल पर आपके व्यक्तिगत विषय पे तो हम डिबेट करने आए नहीं। व्यक्तिगत विषय है ही नहीं। आप कुछ खुद में कितनी बढ़िया हो और आपका चैनल कितने बढ़िया हो, हम तो आम बात कर रहे हैं। जब राजनीति के जवाब नहीं, एक सेकंड, चलो ठीक है, जब आप बोल लेंगे तो हम आपको सुन लेंगे। अगर वक्फ पर, जब हम राजनीति के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं, पर मनमानी दिखेगी तो मैं आपसे सवाल करूंगी तो ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। अगर कोई ये कहेगा इस देश में बार-बार ये कह रही हैं हम न्यायालय पर हैं, नहीं तो आप ही ने डिफरेंशिएट किया मुझे भाटी जी कि मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा। तो जहां सवाल उठाना है उठा लीजिएगा, आज तो कम से कम मुद्दे पर बात कर जाइए। बता जाइए मतलब वो बोलना जो आपको अच्छा लगे। ये देश मनमानी से चलेगा या ये देश संविधान से चलेगा? बस इतना संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो मनमानी करने वालों को तीसरी बार तो बोल रहा हूं मैं, और संविधान ही इजाजत देता है आंदोलन की, संविधान ही सरकार के खिलाफ बोलने की इजाजत देता है। ये जो सरकार, बीजेपी सरकार ने माहौल बना दिया जब से मोदी जी शासन में आए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा अपराध है।
एक एंकर तो चैनल पे चिल्ला रही थी मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ मत बोलो। राजकुमार जी, मेरे आज मुझे प्रधानमंत्री लग रहा को है ना, टारगेट मत वक्त करो। पर पढ़ाई कम, एंकर्स पर पढ़ाई ज्यादा करके आ गए भाटी जी। अमूमन तो आप मुद्दे पर चर्चा करने आते हैं। यही तो है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। आज तो ऐसा लग रहा है, व्यक्तिगत आलोचना, आज तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से व्यक्तिगत आप आक्षेप लगाकर आ रहे हैं, या आपको व्यक्तिगत कहीं पर कोई घात पहुंचा है जो आप यहाँ निकालना चाह रहे हैं। 10 सेकंड और पर बात करनी 10 सेकंड और दे और शाहबानों पर बात करनी, क्योंकि विषय आ गया तो पर बात करनी थी। देखिए आप, मैं अब शाजिया जी के पास आ रही हूँ। एक सेकंड भाटी जी, मुझे केवल 10 सेकंड, 5 ही सेकंड दे दें। 5 ही दे दें, 10 भी नहीं बोलूंगी। देखिए साजिया जी मैंने 5 सेकंड मांगे। नहीं, आप बहुत लंबा बोले। अच्छा, सिर्फ 5 सेकंड ये भी साजिया जी तय करेंगे, ये भी साजिया जी तय करेंगे कि बोलेगा कि नहीं बोलेगा। शाजिया जी, मैं आपको भी इतना ही लंबा वक्त दूंगी, इतना ही लंबा वक्त दूंगी। आप प्राची जी, आपका 5 सेकंड आपका अतिक्रमण है। बोले 5 सेकंड। साजिया जी जिद मत करो, आप मुझे टाइम दे रही है, मुझे बोले भाटी जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। हूँ, आखिरी टिप्पणी जो आपने की, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मेरे मीडिया मेरे ऊपर हमला करेगा। मैं तो एक आम बात कह रहा हूं। चले, आप बोलेंगे ही नहीं आज वक्त पर, अब बोलिए शाजिया अलमी जी। तो देखिए, आप देख रही हैं जब बात हो रही है शाह बानो मूवमेंट की, उस वक्त की, जब क्या हुआ था उन सालों में, जब शाह बानो एक बुजुर्ग महिला सिर्फ 30-40 साल अपनी शादी के 4 बच्चों के साथ मुमताज अहमद जो उनके हस्बैंड थे, उनसे सिर्फ गुजारा भत्ता मांग रही थी, 200-300 रुपए। और जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, पूरा की पूरा यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब सामने आ गए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको मंथली मेंटेनेंस, यानी महीने की उसको कुछ मिलना चाहिए, खाना भत्ता मिलना चाहिए गुजारे के लिए, क्या यही किया था इन लोगों ने। एक लाइन जो आप भी कहती हैं और आपकी पूरी सरकार कह रही है कि हम गरीब मुसलमानों का हित करेंगे, हम गरीब मुसलमानों के लिए फैसले लेंगे, वफ़ का मकसद ही वो है। मुसलमानों को फायदा पहुंचाएंगे। वफ़ का मतलब ही यही है। बिल्कुल, वफ़ का मतलब ये, बस मुझे समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ऐसा क्या करने वाली है, क्योंकि अभी भी 58,000 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जिन पर कब्जा है, अभी भी 4 लाख से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जो पता ही नहीं कि किसके नाम है, गुमनाम प्रॉपर्टी हो गई है। ये सरकार कैसे सब कुछ ठीक करने जा रही है? सरकार इस तरह से इसको ठीक करेगी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो वक्फ बोर्ड होती है और वक्फ काउंसिल होता है, उसके जरिए जो देखरेख है, जो वित्तीय लेखा है, यानी कि पूरा खर्च कैसे हो रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और क्या एविडेंस है कि किसकी क्या जमीन है। राजेंद्र सचर कमेटी रिपोर्ट 2013 में क्या कहा गया था, सबसे गरीब है मुसलमान, सबने इस बात की तस्दीक की, सारे आंकड़े थे। 2013 से अब तक आप सोचिए जरा, कैसे संभव है कि 21 लाख प्रॉपर्टीज और दान में दी गई, तो किसने वो दी थी? क्या हत्याएं गई थी कि कहा गया था वो वक्फ की प्रॉपर्टीज है? अच्छा, वक्फ की प्रॉपर्टीज है यानी कि अल्लाह के नाम की है, अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी किसी मुल्ला को नहीं जाएगी। भाटी जी, ऐसा क्या है कि पहले के सारे संशोधन मंजूर थे, 2013 वाला संशोधन बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन 2025 में कुछ इधर उधर सरकार ने किया, या सरकार ने कहा कि ऐसे नहीं, हम ऐसे चलाएंगे, या हम जमीनों का ब्यौरा रखेंगे, या ऑडिट कराएंगे, या डीएम को इंक्लूड कर दिया। बहुत दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि मस्जिदें ही सरकार छीनने वाली है। 2013 में जब संशोधन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के 2 मुस्लिम सदस्य संसद में थे, एक राज्यसभा में और एक लोकसभा में, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, दोनों उस संशोधन के पक्ष में बोले थे। सुषमा स्वराज भी उसके पक्ष में बोली थी, और लगभग आम सहमति से वो पास हुए थे संशोधन। इस बार लोगों को ऐतराज था तो ऐतराज सुन लेते, पहली बात। दूसरी बात, साजिया जी ने कहा कि वो MIM वाले साथी, क्या नाम है उनका, वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। मैंने सुन लिया नहीं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। अरे साजिया जी, आप बोलने तो दिए करो। कोर्ट नहीं जा सकते। साजिया जी, आप बोलने तो दिए करो। अच्छा, बोलने दे। साजिया जी ने सच तो बताया, लेकिन इन्होंने आधा सच बताया। पहले आप, हाँ, सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आप रिट पिटीशन कर सकते हैं जो बहुत कम एक्सेप्ट होती है। साफ लिखा है, वक्फ एक्ट पढ़ लीजिए 85। गुमराह ना कीजिए, आप कहीं नहीं जा सकते, ये भी झूठ बोल रहे हैं। बहुत मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के चल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत मुश्किल से चलते हैं, आसानी नहीं है इसमें। तीसरी बात और कहना चाहता हूँ, प्राची जी, एक सवाल आपने पूछा कि कहाँ खतरा जमीनों पर। रात को, मतलब सुबह के 4 बजे राज्यसभा में बिल पास हुआ, और 4 बजे योगी जी ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को फैक्स कर दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे किया जाए और जिन पर विवाद है वो कब्जे में ली जाएं। यहां खतरा है। वक्फ को, अगर मुसलमानों का भला करना है तो वक्फ को ताकत दो, ये वक्फ को कमजोर कर रहे हैं और उसमें गैर मुस्लिमों की संख्या बढ़ा रहे हैं। गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा,
वक्फ के नाखून काट दिए 22 में जाएंगे। 22 में 2 दो बहुमत नहीं है। है। क्या गणित है दो भाई? नहीं है। क्या गणित है दो भाई? नहीं है। आप देखो उसे ठीक से पढ़ो। देखिए बहुत अच्छे मैंने से पढ़ा बात है। कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा मजबूत करें वक्फ को। जब वक्फ मजबूत था तब वक्फ ने क्या कमा लिया, या वक्फ ने कितने गरीबों का फायदा कर दिया, या वक्फ ने कौन सी चैरिटी कर ली, या जिस मंशा के साथ वक्फ की जाती है प्रॉपर्टी उसका सही इस्तेमाल हो गया, ये भी बता दीजिए साथ के साथ दर्शकों को। मैं बता देता हूँ। बताइए। पहली बात तो वक्फ की जो जमीनें हैं, ये कहते हैं कि इतने लाख एकड़ जमीन है, उस पर कितनी कमाई है। सबसे ज्यादा जमीनें कब्रिस्तान में है। कब्रिस्तान में कौन सा मुर्दा पर्ची कटवाते हैं आके कि भाई पैसे दे रहा हूं मैं। दूसरे नंबर की जमीनें मदरसों में है। मदरसों में कौन सी कमाई होती है और उल्टा पैसा लगाना पड़ता है। मजार और ये बने हुए हैं जो क्या बोलते हैं उसे, मस्जिद। एक आंकड़ा बताऊं? हाँ, फिर मैं उसके बाद बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कमर्शियल यूज होता है जिसका 8,72,851 प्रॉपर्टी। आखिरी वाक्य तो सुन लो मेरा, लास्ट कर रहा आप हूं देखिए, अब आंकड़े आपने बताए, मैं भी बता दूं। अब आप कह रहे हैं मदरसा 14,014, कब्रिस्तान 1,50,572, खेती की जमीन अब सुनिएगा 1,40,818, और इस 8 लाख की प्रॉपर्टी में से कुल कितनों पर स्कूल है ये भी बता दूं आपको, कुल 2,094 स्कूल हैं। अगर इतना ही मजबूत था वक्फ 2013 के संशोधन वाला, तो ये इतना कम चैरिटी क्यों हो रही है? ये जो प्रॉपर्टी है 41 लाख 4,13,954 की, ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे कौन मैनेज कर रहा है इसकी जानकारी नहीं। तो मजबूत वक्फ ये क्यों नहीं हासिल कर पाया, जानकारी नहीं कर पाया? मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैंने लगभग जब भी इस बात पर डिबेट हुई है, मैंने हर समय स्वीकार किया है कि जहां प्रॉपर्टी होती है वहां भ्रष्टाचार भी होता है, मिसमैनेजमेंट भी होता है। इसमें भी होगा जरूर, कहीं ना कहीं कमियां निकलेंगे, तो होने दीजिए। लेकिन उसे दूर करने का ये अमेंडमेंट कोई है ही नहीं। अमेंडमेंट है वक्फ की प्रॉपर्टी में सरकार को पावर देने की। दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का दावा करने वाले ये मीडिया आज पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं। इनकी कलम बिक चुकी है, इनका जमीन मर चुका है। सरकार की हर नाकामी को ढकने के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं। जनता की आवाज़ उठाने के बजाय ये जनता को ही गुमराह करते हैं। शिक्षा पर बजट घट रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, महंगाई से गरीब की कमर टूट रही है, लेकिन इनके लिए यह मुद्दे बोरिंग है। इनकी स्क्रिप्ट में बस एक ही चीज़ है, धर्म, नफरत और विपक्ष पर कीचड़ उछालना। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।